शादी हुई तो मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरे पेट में किसी दूसरे का बच्चा था। इसलिए मेरी माँ ने मुझे 1 माह में शादी करके विदा कर दिया था कि यह सच किसी को पता न चले। पर मेरा पति तो खुद एक डॉक्टर था। मैं इसी परेशानी में थी, तभी पति कमरे में आया और मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारा चेकअप करना है। अगर मेरा शक सही हुआ तो डिवोर्स दे दूंगा। मैं और ज़्यादा डर गई, लेकिन फिर पति ने अपनी डॉक्टरी के बैग से ऐसी चीज़ निकाली कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि वाह। मेरा नाम शीतल है और मैं एक छोटे से गांव के छोटे से घर में पैदा हुई। हम 6 बहनें थे और बहनों में मेरा नंबर सबसे पहला था। बाकी 5 मुझसे छोटी थी। मेरे पापा की मृत्यु हमारे बचपन में ही हो गया था और उसके बाद जैसे तैसे करके मम्मी ने ही हमें पाला था। मेरी मम्मी पापा ने पसंद की शादी की थी और इसी वजह से मम्मी के माँ बाप और पापा के माँ बाप दोनों ने उनका बायकॉट कर दिया था। इसलिए पापा के बाद मम्मी के पास सिवाय हम 6 बेटियों के कोई भी रिश्ता नहीं था। मेरे पापा पढ़े लिखे थे और अपनी ज़िंदगी में एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते थे, जबकि मेरी मम्मी कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी। वो बस मैट्रिक पास थी, क्योंकि जब वो मैट्रिक में थी तो पापा से इनका रिश्ता चल निकला था और फिर मम्मी पापा के साथ भागकर शादी कर ली। और फिर शादी के 1 साल बाद मैं पैदा हुई तो मम्मी घर और मुझ में मशरूफ हो गई और यूँ पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। मम्मी ने एक बार अपनी पिछली बातें बताया था कि उनका जन्म एक जॉइंट फैमिली में हुआ था, जहाँ चाचा, बड़े पापा और उनकी पत्नी, बच्चे सब एक साथ रहते थे और उनकी फैमिली में लड़कों और लड़कियों को बराबर ट्रीट किया जाता था और हर एक को अपनी जात के लिए पूरी आज़ादी दी गई थी। इनके पापा यानी मेरे नाना टैक्स डिपार्टमेंट में एक बड़े पद पर थे और इनके चाचा और बड़े पापा भी बड़े बड़े बिजनेस के मालिक थे। घर में पैसों की कमी नहीं थी। सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। किसी किस्म का झगड़ा या दौलत का लालच किसी भी इंसान में नहीं था। सब एक दूसरे के दोस्त और भलाई चाहते थे। मम्मी ने बताया कि उनकी मंगनी बचपन में ही उनके बड़े पापा के बेटे राहुल से तय कर दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे मम्मी बड़ी होती गई उन्हें लगने लगा कि बचपन में जुड़े बेनाम रिश्ते किसी काम के नहीं होते जब उन पर दिल ही ना धड़कता हो। मम्मी बताती है कि उनके मंगेतर राहुल बचपन से बहुत शर्मीले किस्म के थे। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते थे उनके अंदर से शर्म की आदत निकल गया और वह एक अच्छे लड़के बनने लगे। मम्मी ने बताया कि फैमिली में सबसे ज़्यादा कोई गुड लुकिंग था तो वो इनके मंगेतर राहुल थे, लेकिन इसके बाद भी मम्मी को राहुल कभी भी पसंद नहीं आए थे। इनके घर का माहौल भी अच्छा था और फिर दोस्तों ने राहुल का नाम लेकर इतना छेड़ा कि उन्हें छोटी क्लास में ही पता चल गया कि वो उनके मंगेतर है। और फिर धीरे धीरे जब मम्मी और राहुल दोनों बड़े होते गए तो मम्मी को पता चला कि बचपन की मंगनी सिर्फ मंगनी तक ही नहीं है, बल्कि राहुल उनको पसंद करता है। बल्कि सिर्फ पसंद नहीं करता, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। और मम्मी को उनकी यही बात बुरी लगती थी। वो उनको लेकर बहुत जल्द हाइपर हो जाते थे। मम्मी कहती है कि अगर फैमिली में सबसे ज़्यादा डैशिंग राहुल था तो फैमिली में सबसे ज़्यादा गुस्सा वाला भी राहुल ही था। उसका गुस्सा बहुत तेज था और कभी कभी मम्मी को लगने लगता था कि वह साइको है जो खुद के आगे किसी के बारे में नहीं सोचते। उन्हें मम्मी को उनके भाई से बात करना पसंद नहीं था और उन्हें टोकना अपना हक समझते थे। और एक बार तो उन्होंने मम्मी के चाचा के बेटे का हाथ तोड़ दिया, और सिर्फ इसलिए कि उसने मम्मी का हाथ यूं ही मजाक में पकड़ लिया था। मम्मी 9वीं क्लास में थी और वो 12वीं क्लास में, लेकिन गुस्सा इतना था कि वो 30-40 के जवान मर्द में भी ना हो। मम्मी बताती है कि उनके अपने माँ बाप यानी कि मेरे नाना नानी ने कभी भी उनको किसी बात के लिए नहीं रोका टोका नहीं था और हर तरह की आज़ादी दे रखी थी, लेकिन राहुल उन्हें कैद करके रखना चाहते थे। वो किसी शाइको आशिक जैसे थे जो अपनी माशूका को दुनिया से छुपाकर अपने परों में रखना चाहते थे, चाहे माशूका का दम घुट जाए, और यही उनमें कमी थी। एक बार भाई का हाथ तोड़ा तो घर वालों ने प्यार से समझाकर इग्नोर कर दिया और यहीं से उनकी हिम्मत बढ़ी और फिर उन्होंने मम्मी के दांत तोड़ दिए, क्योंकि मम्मी उनसे बात करते हुए किसी बात पर
मुस्कुरा दी थी। इस बार हद हो गई थी और मम्मी को राहुल से नफरत हो गई थी। राहुल की हरकतें किसी नॉर्मल इंसान की हरकतें नहीं थी और यही बात मम्मी ने जब बड़े पापा से की कि वो राहुल का इलाज करवाए, क्योंकि राहुल एक साइको पेशेंट है और इससे सबकी जान को खतरा है। तो पहली बार मम्मी के बड़े पापा ने मम्मी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और इसी बात ने मम्मी की नफरत को और हवा दे दी थी। इन्हीं दिनों राहुल का रिजल्ट आ गया था और साथ ही उसको इंग्लैंड के एक मेडिकल कॉलेज से स्कॉलरशिप ऑफर आए। तो मम्मी के बड़े पापा ने उसे वहां भेजने की सारी तैयारी कर ली, जबकि वह जाना नहीं चाहता था। और जब गया तो जाते हुए सब भाई को वार्न करके गया था कि कोई भी मम्मी के आसपास नजर न आए। राहुल से सब भाई इस कदर डर गए थे कि अब वो मम्मी के आसपास भी नजर नहीं आते और यूं मम्मी अकेली और तन्हा हो गई थी और हर गुजरता लम्हा उनके दिल में राहुल के लिए नफरत की जड़ें मजबूत कर देता था। मम्मी इन दिनों मैट्रिक में थी और इन्हीं दिनों मम्मी की क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ जो मुंबई से माइग्रेशन करवा के यहाँ आई थी, क्योंकि इसके पापा की पोस्टिंग यहाँ हुई थी। मम्मी की इस लड़की से, जिसका नाम सिया था, उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसी दोस्त के जरिए मम्मी की मुलाकात मेरे पापा से हुई। मम्मी की वो दोस्त सिया मेरे पापा की बहन यानी कि मेरी फुआ थी। अब वो इन दिनों एमएससी फिजिक्स कर रहे थे और मम्मी से उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन पहले नज़र की मोहब्बत ने मम्मी पापा दोनों के दिल में डोरे डाल दिए और यूँ एक मैच्योर इंसान एक मैच्योर लड़की की मोहब्बत में बह गया। मेरे पापा बहुत शांत स्वभाव के अच्छे इंसान थे और मम्मी को वो बहुत अच्छे लगे थे और वो पापा के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते थी। मम्मी ने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे माँ बाप और ख़ास तौर पर बड़े पापा तो आग बबूला ही हो गए थे। एक तो मैं राहुल की मंगेतर थी, ऊपर से तुम्हारे पापा मुझसे उम्र में भी काफ़ी बड़े थे। मेरे घर वालों को इतने एतराज़ थे कि उन्होंने तुम्हारे पापा के माँ बाप यानी कि तुम्हारे दादा दादी को खूब बेइज्जत किया और इस बेइज्जती की वजह से तुम्हारे दादा दादी भी अब कुछ भी हो जाता मेरी और मेरे घर वालों की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, लेकिन मैं और तुम्हारे पापा यूँ घर वालों की वजह से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकते थे। इसलिए लाख घर वालों को मनाने पर भी जब वो ना माने तो हमने छुपकर विवाह करने का फैसला किया और एक दिन चुपके से विवाह कर भी लिया। ये खबर जब मेरे घर वालों ने सुनी तो जिंदगी में पहली बार मेरे पापा ने मुझे मारा था और फिर शायद उन्हें भी मुझ पर तरस आ गया था जो उन्होंने तुम्हारे पापा को बुलाया और मुझे उनके साथ ये कहकर भेज दिया कि अब उनका मुझसे और मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, इसलिए अब वह कभी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। और बड़े पापा ने यह भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके हम दोनों ये शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि राहुल को पता चल चुका है और वो गुस्से से पागल हुआ इंडिया आने को तैयार है और अगर वो आ जाएगा तो मुझे और तुम्हारे पापा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उसको जानती थी, वो गुस्से का भी बाप था, इसलिए मुझे उस शहर को छोड़ना ही बेहतर लगा था। और दूसरी तरफ तुम्हारे दादा दादी भी गुस्से से भरे बैठे थे। उन्होंने तो हमें घर में घुसने भी नहीं दिया और दरवाजे से ही विदा कर दिया था। मैं और तुम्हारे पापा मुंबई से निकले और यहाँ दिल्ली में आ बसे। तुम्हारे पापा पढ़े लिखे थे तो उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई और ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी और ऐसे ही हमारा आशियाना खुशियों भरा होता अगर तुम्हारे पापा को भगवान अपने पास न बुला लेते। मैं उनकी बड़ी और समझदार बेटी थी और वह अपनी हर बात और दुख मुझसे यूँ बांट लिया करते थे जैसे हम दोनों सहेलियाँ हों। अपनी पिछली बातें करते करते यूँ मायूस हो गई थी और मुझे भी पापा की याद आ गए थे। मैं 12 साल की थी जब पापा का रोड एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया से चले गए। उनके साथ की ज़िंदगी और उनके बाद दूसरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क था। उनके साथ ज़िंदगी रंगीन और खूबसूरत थी, दुनिया की हर साया सर पर थी और उनके बाद ऐसा वक्त भी आया जब हम खाने को भी तरस गए थे और तब मम्मी ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और हम 6 बेटियों को पालने लगी। पहले मम्मी के पापा और फिर मेरे पापा ने उन्हें फूलों की सेज पर रखा था और अब कदम कांटों पर पड़े थे तो बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन बर्दाश्त शर्त थी जीने की और यूं ही मेहनत करती रही और हम बड़े होते गए। मुझे मम्मी ने दोस्त समझकर सब बताना शुरू किया तो मुझे डिप्रेशन में पढ़ाई से मन उचाट हो गया।
मैंने मम्मी से कह दिया कि वो अपनी मेहनत की कमाई मुझ पर खर्च ना करे। मैं पढ़ नहीं सकती। पढ़ाई छोड़कर मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी पकड़ ली, जहाँ से मुझे 20,000 मिलते थे। मैं जब मम्मी के हाथ पर इन पैसों को रखती तो उनके चेहरे पर छाई खुशी देखकर मैं पुरसुकून हो जाया करती थी। मुझसे छोटी बहनें पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और मुझसे साल भर छोटी ने मैट्रिक के इम्तिहान में पूरे बोर्ड को टॉप किया था और फिर उसका एडमिशन अच्छे और बड़े कॉलेज में हुआ था। मेरी सब बहनें पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी और मम्मी की मेहनत को ख़राब नहीं जाने देना चाहती थी। मम्मी भी हम सबसे बहुत मोहब्बत करती थी और भरोसा करती थी, लेकिन एक दिन फिर सारा भरोसा टूटकर ख़त्म हो गया। क्या उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत एक पल में ख़त्म हो गई थी और इसे ख़त्म करने वाली मैं थी। मैंने उस औरत के मेहनत को मिट्टी में मिला दिया था, जिसने अपनी जवानी हमें संवारने पर गुजार दी थी। मुझसे गलती नहीं बल्कि एक भयानक पाप हो गया, ऐसा पाप जिसकी माफ़ी नहीं थी। मेरे उठाए एक गलत कदम ने मेरी बहनों का भविष्य खतरे में डाल दिया और मेरी माँ का सब बहनों से भरोसा ख़त्म करवा दिया। मैंने वो किया था जिसने आसमान सिर्फ मेरे सर पर ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ मेरी माँ बहनों के सिर पर भी गिरा दिया था, और ऐसा गिराया था कि अब हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम सिर उठाकर चल सके। हुआ कुछ यूं कि मैं जिस फैक्ट्री में जाया करती थी, इस फैक्ट्री के मालिक से उसका एक दोस्त मिलने आया था और फिर अक्सर ही वो दोस्त फैक्ट्री आ जाया करता था। उसका नाम रवि था और वो मुझे देखकर एक दिलकश सी मुस्कुराहट पास करता। शुरू शुरू में मुझे उस पर गुस्सा आया, फिर मुझे वो अजीब लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं उसके आने और मुस्कुराने की आदी हो गई। मगर उसने मुझसे अभी तक कोई बात ना की थी, लेकिन मुझे लगने लगा कि मेरी कहानी भी बिल्कुल मेरी माँ की तरह होगी, क्योंकि मैं 18 साल की थी और रवि 40 साल के लगभग था। लेकिन उसकी ड्रेसिंग और डैसिंग दोनों देखने लायक थे। वो इंतहाई स्मार्ट और हैंडसम था और फैक्ट्री की हर लड़की उसे देखकर स्माइल पास करती थी, लेकिन वो सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराता था। इस बात ने मुझे ज़रा मगरूर कर दिया। एहसास ही कुछ ऐसा होता है। कुछ दिन गुजरे तो रवि ने मुझसे यूं ही आते जाते सरसरी सी बात शुरू कर दी, जो कुछ ही दिन में बहुत सारी बातों तक आ पहुँचे थे, और फिर थोड़े ही वक्त में हम दोनों एक दूसरे से बहुत करीब हो गए थे। और अब वो रोज़ फैक्ट्री आया करता था और रोज़ मेरे लिए एक गिफ्ट लाया करता था, और मैं मम्मी से कहती कि फला दोस्त ने दिया है और फला ने दिया है। मम्मी को अपनी बेटियों पर, ख़ासकर मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, सो वो मेरी बात का यकीन कर लिया करती थी। और मैंने भी सोच लिया था जैसे ही रवि अपने दिल की बात करेगा तो मैं मम्मी से बात कर लूँगी, और मुझे यकीन था कि मम्मी मेरे साथ वो हरगिज़ नहीं करेगी जो उनके साथ हुआ था। वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी और मेरी पसंद की शादी तो करवा ही सकती थी। मेरी मम्मी ने यही सिखाया था कि मोहब्बत करने में कोई पाप नहीं, तो मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत को मानने में भी उनको कोई ऐतराज़ नहीं होगी। मैं इन दिनों बहुत खुश थी, बल्कि मैं हवाओं से उड़ती फिरती थी। एक डैशिंग और इतना अमीर आदमी मुझ पर फिदा था, लेकिन फिर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मोहब्बत में बहक गई और एक पाप कर बैठी, ऐसा पाप जो सारी ज़िंदगी तड़पाने को काफ़ी था। हुआ कुछ यूं कि मेरी बर्थडे आ गई। हालात तंग होने के बाद भी मम्मी ने मेरे लिए बर्थडे केक लाया और मेरी बहनों ने चंद मिनटों में ही बर्थडे थीम तैयार कर दी। हम माँ बेटियों ने इस दिन बहुत मस्ती की थी और मैं इस खुशी में बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि रवि ने कहा था कि उसने कल मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है और इसी सरप्राइज़ में मुझे अपने दिल का हाल सुनाएगा। कल के दिन के लिए मैं बहुत बेताब थी और फिर सारी रात जागकर मैंने कल होने का इंतज़ार किया, और फिर अगले दिन मैं घर से फैक्ट्री के लिए निकली, लेकिन फैक्ट्री नहीं गई बल्कि रवि के बताए हुए पार्लर पर गई, जहां मेरी अपॉइंटमेंट रवि ने पहले से ही बुक कर रखी थी। और फिर 2 घंटे की मेहनत के बाद ब्यूटिशियन ने मुझे परी बना दिया था। मुझे आईने में देखकर खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी खुद पर ध्यान दी ही नहीं थी। ब्यूटिशियन का मेकअप और डिज़ाइनर महंगी घेरीदार फ्रॉक में मैं आसमान से उतरी परी लग रही थी, और ये सोचकर तो मैं शर्मा गई थी कि रवि देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। मुझे थोड़ी देर बाद गार्ड ने आकर बताया कि गाड़ी मुझे लेने आई है। मैं बाहर आई तो एक सफ़ेद कार खड़ी थी।
ड्राइवर ने भागकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मैं गाड़ी में बैठ गई। रवि मुझे लेने नहीं आया था, मतलब सरप्राइज़ बहुत बड़ा था। कुछ देर के सफ़र के बाद मैं शहर की रौनक से हटकर एक खूबसूरत और शांत जगह पहुंची थी। सामने ही खूबसूरत फार्म हाउस था और फार्म हाउस के अंदर जाती सीढ़ियों पर फूल ही फूल थे। मैं इतना खुश थी कि मैं सब कुछ भूल चुकी थी और याद था तो सिर्फ रवि। मुझे इतना स्पेशल फील करवाकर उसने मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत और बढ़ा दी थी। मैं फूलों से ढके रास्ते से होती फार्म हाउस में दाखिल हुई तो फार्म हाउस की सजावट देखकर दंग रह गई। मेरी फ्रॉक पर्पल रंग के थे और सारे फूल भी पर्पल ही थी और यहाँ तक कि रवि ने भी पर्पल 3 पीस सूट पहन रखा था। ये सारी तैयारी मेरी सालगिरह के लिए थी और एक बहुत ही खूबसूरत केक मंगाया था जिस पर मेरे जैसी पर्पल फ्रॉक पहने गुड़िया बनी हुई थी। मैंने रवि के साथ मिलकर केक काटा। रवि ने गिफ्ट में मुझे डायमंड का सेट दिया और इतना महंगा गिफ्ट इंसान उसी को देता है जिससे वो मोहब्बत करता है। गिफ्ट के बाद एक और गिफ्ट था। जब रवि ने मुझसे मोहब्बत का इजहार करना था वो मेरा हाथ पकड़े मुझे एक कमरे में ले आया जो अंधेरे में डूबा हुआ था और फिर जैसे ही रवि ने लाइट जलाई कि मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस कमरे में कोई ऐसी जगह न थी जहां मेरी फोटो ना हो। हर तरफ मैं थी। और फिर रवि ने घुटनों पर बैठकर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और मैं खुशी के मारे कुछ बोल भी ना पा रही थी। रवि ने मेरी उंगली पर अंगूठी पहनाई और मुझे जोर से अपने साथ लगा लिया था। मैं उसकी पनाहों में बहुत खुश थी। रवि ने मोहब्बत से एक कदम आगे का सफ़र किया और मेरी फ्रॉक का बाजू थोड़ा सा नीचे कर दिया। मैं उसकी इतनी मोहब्बत देखकर खुशी से मदहोश हो चुकी थी। इस मदहोशी में क्या क्या हो गया मुझे होश ही ना रहा था। इस दिन रवि ने मोहब्बत से आगे की हद पार की और मैंने उसका पूरा साथ दिया था। और जब मुझे मदहोशी कम हुई तो मैंने खुद को बेड पर रवि की पनाहों में पाया था और मैं इन सब के बिना थी। तो मतलब ये था मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी जिसका मुझे एहसास हुआ था। लेकिन रवि ने यह कहकर तसल्ली दिला दी कि वैसे भी हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं तो इतना चलता है। मैंने रवि की बेपनाह मोहब्बत देखी थी इसलिए मैं खामोश हो गई थी। लेकिन इसके बाद बार बार मैं और रवि ये पाप करते रहे थे और रवि मुझे बार बार तसल्ली देता था और अब वह शादी की बात को भी टालने लगा था। मुझे महसूस हो रहा था कि उसे मेरी करीबी के सिवा मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तभी एक दिन अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद जो बात मुझे बताई उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं फ़ौरन से रवि को बताने गई लेकिन उसके फ्लैट पर ताला था और पड़ोस से पता चला कि वो तो चंद दिन पहले ही यहाँ रहने आया था और अब जा चुका है। फैक्ट्री गई तो मैनेजर जो इसका दोस्त था उसने बताया कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और ये भी बताया कि रवि इस तरह के फ्लर्ट करता रहता है। लेकिन मैं खुद को तसल्ली दे रही थी कि रवि मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, वो वापस आएगा। मैं उसका फ़ोन मिला कर थक चुकी थी लेकिन उसका नंबर रीचेबल ही नहीं था। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही थी और मेरा वज़न भी बढ़ रहा था। मैं किसी को ये नहीं बता सकती थी और अगर मम्मी को पता चल जाता तो मुसीबत आ जाती और मुसीबत को एक दिन आना ही होता है। सो मुसीबत आ ही गई। मम्मी ने मेरे बैग में मेरी टेस्ट रिपोर्ट देख ली थी और इस दिन मैंने मम्मी को बिलक बिलक कर रोते देखा था। मैंने उनके भरोसे का खून कर दिया था और वो रोते हुए यही कह रही थी कि मैं उन्हें बता देती तो वो इज्जत से मुझे रुखसत कर देती। ये सब तो ना देखना पड़ता लेकिन यह सब हो चुका था और मैं मम्मी से माफ़ी मांग कर थक चुकी थी। लेकिन मम्मी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और बहनों पर भी इतनी पाबंदियां लगा दी थी कि वो भी मुझे देखना नहीं चाहती थी। मम्मी ने पाप की पोटली यानी कि मुझे ठिकाने लगाने का सोचा और रिश्ते वाली फुआ को रिश्ता लाने को कहा, चाहे किसी अंधे लंगड़े लूल्हे का ही क्यों न हो। और फुआ मेरे लिए रिश्ता भी ले आई जिसे मम्मी ने बिना जांचे परखे और बिना लड़के को देखे हाँ कह दी थी और फिर मेरी शादी करवा कर बिना मुझसे मिले मुझे घर से भेज दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ना खुद अपने दामाद को देखना ज़रूरी समझा और ना मुझे दिखाया। फुआ के साथ ही मैं दुल्हन बनी अपने पति के घर आ गई थी। फुआ शायद मेरे पति की जानने वाली थी।
वो मुझे कमरे में बिठाकर जा चुकी थी। वो एक अच्छा और बहुत बड़ा घर था। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरे पेट में किसी दूसरे का बच्चा था और अब मैं किसी की पत्नी थी। मम्मी ने कहा था कि यह बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। मैं इस बात को छुपा के रखूं और कुछ दिन बाद बता दूं कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरा पति समझेगा ये उसी का बच्चा है और मेरी बदनामी भी नहीं होगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो बात फुआ बताकर गई थी उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फुआ ने कहा था कि मेरा पति डॉक्टर है और अगर वो डॉक्टर था तो मैं उससे चाहकर भी सच नहीं छुपा सकती थी। और आज शादी की पहली रात थी। मेरी हकीकत उसके सामने खुल जानी थी। इसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और मेरा पति अंदर दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक कर रहा था। चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरा पति आया और उसने जो बात की उससे मेरे चेहरे का रंग फीका हो गया था और मेरा चेहरा लट्टे की तरह यूं सफ़ेद हो गया जैसे मैं मर चुकी थी। मेरे पति ने कहा कि वह मेरा एक टेस्ट करेगा क्योंकि उसे मेरी हालात देखकर मुझ पर शक हो रहा है। वो जैसे जैसे जल्दी जल्दी में शादी हुई तो कोई पागल भी समझ सकता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो मेरा टेस्ट करेगा और जैसा वह समझ रहा है अगर वह ठीक हुआ तो वह मुझे डिवोर्स दे देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। मुझे शिद्दत से अपनी दूसरी बड़ी गलती का एहसास हुआ जो मैंने शादी करके की थी। मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इससे अच्छा था कि मैं जहर खा लेती और फिर सबके लिए सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब सब कुछ खराब होने वाला था क्योंकि जैसे ही वो टेस्ट करता मेरा भांडा फूट जाता और फिर वो मेरे साथ क्या करता ये भी मैं नहीं जानती थी। मैं डर से खुद में सिमटी बेड पर बैठी थी। मेरा पति अलमारी से अपना डॉक्टरी का बैग निकाल कर लाया। मेरे दिल की धड़कने की रफ्तार तेज हो गई थी और मैं जान चुकी थी कि आज मुझे मौत और बदनामी से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ मुझे डिवोर्स होती और फिर सीधा मुझे ज़िंदगी को अलविदा कह देना था, क्योंकि इसके सिवा कोई और चारा था ही नहीं। मेरे पति ने अपना डॉक्टरी का बैग मेरे सामने बेड पर रखा और फिर उसे खोलकर सबसे पहले जो चीज़ उसने निकाली उसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो तो मेरी और रवि की फ़ोटो थी और वो भी ऐसे वक्त का जब मैं रवि के धोखे को मोहब्बत समझकर बह गई थी और ख़ुद को उसके हवाले कर दिया था। मेरे पति ने वो फ़ोटो मेरे सामने फेंकी और फिर बैग से कुछ निकालने लगा और कुछ देर बाद उसने बैग से चमड़े की तरह की कोई चीज़ निकाली और अपने चेहरे पर पहन ली और फिर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने रवि नहीं खड़ा था बल्कि वह रवि का मुखौटा था जो मेरे पति ने अपने चेहरे पर लगाया था। उसने रवि के चेहरे वाला मास्क उतारा और ज़ोर से हंस पड़ा और फिर जब उसने मुझे अपना नाम बताया तो मेरे ऊपर एक और बम गिरा। उसका नाम राहुल था, डॉक्टर राहुल। वो मम्मी का मंगेतर था जिसने मम्मी से बदला लेने का यह तरीका निकाला था। वो सब अपना कारनामा बता रहा था कि कैसे उसने मेरी मम्मी को ढूंढते इतने साल लगा दिए और जब उसने मुझे देखा तो मुझ में मेरी मम्मी की आदत नजर आई और फिर कुछ दिन में सब कुछ उसे पता चल गया और तब उसने ये खेल खेला। इंसानी शक्ल का एक मास्क उसने बनवाया और वो पहनकर वो मुझे धोखा दे रहा था ताकि मेरी माँ वैसे ही तकलीफ से तड़पे जैसे मेरी माँ के भाग जाने के बाद वह तड़पा था और उन्हें ढूंढता रहा था। और फिर उसने मेरा इस्तेमाल किया और क्या ही घिनौना तरीके से मुझे इस्तेमाल किया था। मम्मी ठीक कहती थी, राहुल एक पागल आदमी है और इस वक्त वो कोई जंगली लग रहा था। वह सच में साइको था और मुझे उससे डर लगने लगा। वो मेरी मम्मी से बदला लेने के लिए ना जाने आज मेरे साथ क्या करता। मैं एक बार फिर से बुरी तरह से फंस चुकी थी। राहुल का मकसद मेरी माँ को मौत से बदतर तकलीफ देना था और आधा वो मेरे जरिए दे चुका था और बाकी आधी भी मेरे ही जरिए देना चाहता था। उसने अपनी उसी डॉक्टरी के बैग से रिवॉल्वर निकाला और उसमें गोलियां डालने लगा। एक माँ को मौत से भी बदतर तकलीफ उसके औलाद के मौत पर होती है और वो मुझे मारकर ये तकलीफ मेरी माँ को देना चाहता था। मैं जो कुछ देर पहले खुदकुशी का सोच रही थी, अब मौत को अपने सामने देखकर मेरी टांगें कांपने लगी। मैं खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन कैसे बचाती मैं खुद को इस दरिंदे से। लेकिन तभी मेरी नज़र बेड पर साइड पर रखे गुलदस्ते पर पड़ी और मैंने फौरन वो गुलदस्ता उठाया और उसके सर पर दे मारा। वो चकरा कर फर्श पर गिरा और उसके हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरी
उसने मेरे साथ जो कुछ किया था वो माफ़ करने के काबिल नहीं था, और इससे पहले कि वो उठ खड़ा होता, मैंने कांपते हाथों से गुलदस्ता वापस उठाया और उसके सर पर मार मार कर कचूमर बना दिया। इसके बाद मैं खौफ से चीखने लगी थी और दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी, मगर लहंगे में फंसकर धड़ाम से सीढ़ियों से नीचे गिरी थी। मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर हो गया था और मुझे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा पेट में ही सांस लेना छोड़ चुका है, और उसके बाद मैं होश खो बैठी। मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे पास मेरी माँ थी। मुझे अपना शरीर हल्का फुल्का सा महसूस हुआ तो मेरी आंख से बहुत आंसू निकले थे। मैं अपना बच्चा खो चुकी थी। मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बता दी, और मैंने यही बयान पुलिस को भी दिया था, जो मुझे डॉक्टर राहुल के मौत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके ले गई थी। माँ ने अपनी जेवरात और घर जो पापा ने लिया था सब बेच दिए, और एक अच्छा वकील की, जिसने साबित कर दिया कि मैंने डॉक्टर राहुल का खून सेल्फ डिफेंस में किया है। मुझे खुद को बचाने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया और मैं रिहा हो गई। माँ ने मुझे माफ़ कर दिया था और ज़िंदगी को हमने एक बार फिर नए सिरे से शुरू कर दिया था।